नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने पहले वाले क्लास में, क्या वो सबको समझ में आ गया था, है ना। पिछले दो टॉपिक का यदि हम लोग बात करें तो पहला तो तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन था जो कि हम लोग कर चुके थे। उसके बाद फिर था द रूलर्स ऑफ दिल्ली, किस किस प्रकार के राजाओं ने दिल्ली पे कितने से कितने समय तक राज किया है, रूल किया है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा गहराई में बात करेंगे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, यानी कि दिल्ली पे जो राज करते थे राजा, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लोग लेंगे इस चैप्टर की इस टॉपिक के अंदर। पहले पढ़ते हैं ये 3 टॉपिक, फिर हम लोग बात करेंगे तारीख के बारे में। ये तारीख होता क्या है, देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आज से 1300 साल पहले, 1400 साल पहले, 1500 साल पहले कि किस किस प्रकार के राजा ने दिल्ली पे राज किया। अच्छा एक बात बताइए, उसके बारे में हम लोगों को आज कैसे पता चलता है भाई? उस समय पे तो कोई यूट्यूब वगैरह नहीं था, उस समय पे कोई गूगल नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, तो हम लोगों को उनके बारे में आज कैसे पता चलता है? हम लोगों को उनके बारे में पता चलता है किससे? इंस्क्रिप्शन से, क्वाइन से, आर्किटेक्चर से। अब ये होता क्या है इसको समझिए। इंस्क्रिप्शन का मतलब हुआ, हमने आपको पहले भी बताया है कि उस समय के राजा ना अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखवाते थे। उस समय पे जो ज्ञानी लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उस प्रकार के लोग ना राजा अपने दरबार में हमेशा रखता था। मतलब कि जो उस समय के आज से 1400-1500 साल पहले जो पढ़े लिखे लोग होते थे ना, राजा अपने दरबार में उसको हमेशा रखता था। क्यों रखता था? ताकि वो केवल और केवल राजा के बारे में अच्छा अच्छा चीज़ हर जगह पे वो लिखे, छापे, है ना, छेनी हथौड़ी से उसको ठोक ठोक वहाँ पे लिखे, ताकि आने वाला जनरेशन उस राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात जान सके और वो जान सके कि हमारा राजा कितना महान था। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है दीवारों पे, पत्थरों पे, चट्टानों पे, इस प्रकार के जगहों पर राजा ने अपने बारे में लिखवाता था। तो उस समय पे जो लिखवाया, वो जब हम लोगों ने कुछ सालों के बाद पढ़ा तो पता चला कि अच्छा इस प्रकार के राजा भी उस समय पे हुआ करते थे, इस नाम के राजा हुआ करते थे, इस समय से इस समय तक उन्होंने रूल किया। सिंपल से ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे कोई पूछे कि उस समय के राजा के बारे में हम लोगों को आज कैसे पता चलता है, उस समय पे तो कोई कैमरा नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे पता चलता है? पता चलता है इंस्क्रिप्शन से। अब पूरे पूछ दे कि बताओ इंस्क्रिप्शन क्या है, तो बताइएगा कि राजा अपने बारे में हमेशा ये कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अपने बारे में क्या करवा दिया जाए, लिखवा दिया जाए। किससे? जो ज्ञानी लोग हैं, जो लिखना जानते हैं। तो उस समय पे तो हमारे पास पेपर भी बहुत मुश्किल से होता था, तो छेनी हथौड़ी से दीवालों पे, चट्टानों पे, पत्थरों पे वो लोग अपने बारे में, राजा अपने बारे में लिखवाता था। उसी को हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शन। उसको जब 300, 400, 500, 700 साल के बाद जब पढ़ा गया तो लोगों को पता चला कि अच्छा इस प्रकार के राजा हुआ करते थे, इनका ये नाम था, इतने से इतने समय तक रूल किया। ऐसे ही पता चलते 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 हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आज तक पता चल रहा है। सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। फिर क्वाइंस, हर राजा अपने नाम पे अपना अलग सिक्का चलाता था, तो सिक्कों से भी हम लोग पता लगा लेते हैं कि इस जगह का राजा कौन हुआ करता था, क्योंकि सिक्कों पे क्या ज़्यादातर किसका चेहरा होता था? उस राजा का चेहरा होता था। तो जिस जगह पर जो सिक्का पाया गया हम लोग उससे आइडिया लगा लेते थे कि इस जगह का राजा ये आदमी हुआ करता था। उसके बाद आर्किटेक्चर, हर राजा अपने यहाँ पे जो महल, जो बिल्डिंग बनवाते थे उसका डिज़ाइन क्या होता था ना, अलग अलग होता था। तो हर राजा का डिज़ाइन अपना अलग अलग होता था, मतलब कि हर राजा अपने अलग अलग डिज़ाइन के लिए जाना जाता था। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, यदि आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के बिल्डिंग्स का डिज़ाइन जो है वो अलग है। आप उसके बाद आप हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद के ऊपर जिसने भी रूल किया है, जितने भी मुग़ल राजाओं ने रूल किया है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिज़ाइन बिल्डिंग वगैरह का थोड़ा अलग मिलेगा आपको। तो आप बंगाल आएंगे, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे बिल्डिंग का डिज़ाइन आपको अलग मिलेगा। मतलब जिस राजा ने जहाँ पे रूल किया है उनका अपना डिज़ाइन होता था बिल्डिंग बनाने का। तो हम लोगों को आज उन सभी राजा के बारे में पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, सिक्कों से और आर्किटेक्चर से, यानी कि बिल्डिंग वगैरह से। ठीक है, अगला स्पेशली हिस्ट्रीज, तारीख,
ये तारीख हम लोग कहते हैं सिंगुलर और त्वारीख हम लोग कहते हैं प्लूरल। अब ये होता क्या बताते हैं, रिटेन इन पर्शियन। अब देखो ध्यान रखना है, जिस प्रकार का पेपर आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार का पेपर उस समय पर नहीं हुआ करता था। उस समय पर ध्यान रखिएगा पेपर था, लेकिन पेपर के नाम पे ना बहुत खराब पेपर उस समय पे हुआ करता था। जितना अच्छा क्वालिटी का, जितना अच्छा वाइट पेपर, जितना पतला वाइट पेपर आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इतना पतला पेपर उस समय पर नहीं हुआ करता था। लेकिन जितना भी था, जितना भी खराब था, उसी के ऊपर पढ़े लिखे लोग राजा के बारे में लिखते थे। उसी को हम लोग कहते थे तारीख। क्या बोलेंगे, तारीख। तो यदि कोई बोले कि बताओ तारीख क्या होता था, तो सिंपल सा बताना कि तारीख एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग लिखते थे किसके बारे में, राजा के बारे में। तो तारीख हो गया हमारा सिंगुलर और त्वारीख हो गया हमारा प्लूरल। तो सिंपल सा तारीख याद रख लो। तारीख क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर यानी कि उसमें पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग लिखते थे राजा के बारे में। क्या अपने से लिखते थे, नहीं, राजा बोलता था लिखने के लिए कि हमारे बारे में ऐसा ऐसा बात लिखो, ताकि आने वाला जनरेशन हमारे बारे में जान सके, उसको भी लगे कि हम कितना महान थे। तो कई सारे राजा ने अपने बारे में अच्छा अच्छा बात लिखवाया है, कई सारे राजा ने अपने बारे में हकीकत लिखवाया है कि हाँ हम इस युद्ध में जीते थे, इस युद्ध में हारे थे। बहुत सारे राजा ने तो अपने बारे में केवल बढ़ा चढ़ा के लिखवा दिया गलत सलत, ताकि आने वाला जनरेशन उसको क्या कर ले, महान राजा मान ले। ठीक है, तो तारीख समझ में आ गया क्या होता है। तारीख का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा आप एक बुक समझ लो, रिटन डॉक्यूमेंट समझ लो, जिसके अंदर राजा वगैरह के बारे में लिखा रहता था। और उस समय पे ज़्यादातर जो तारीख यानी कि किताब वगैरह लिखे जाते थे राजा के बारे में, किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये सब भाषा है, उसी प्रकार से पर्शियन भी हमारा क्या एक भाषा है। और ये पर्शियन ना थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उर्दू के जैसा। किसके जैसा, उर्दू के जैसा। हालांकि थोड़ा दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन उर्दू और पर्शियन दोनों लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, अगला है हमारा पर्सिया इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। तो उस समय पे दिल्ली पे जिस भी राजा ने कंट्रोल किया है, उस समय पर भाषा कौन सा चलता था दिल्ली में, पर्शियन लैंग्वेज चलता था। क्योंकि मुस्लिम राजाओं को बोलने सबसे ज़्यादा और लिखने सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा भाषा आता था, पर्शियन लैंग्वेज। और इसीलिए हमने कहा कि पर्शियन लैंग्वेज उर्दू के जैसा ही होता है, तो उसको लिखने में और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता था। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटा सा बैकग्राउंड। आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं तारीख। तारीख बोलो या तारीख बोलो, बात सेम है, बस सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है। बस इतना ध्यान रखना है कि तारीख जो है यानी कि तारीख जो है, जो भी बोलो सही है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर राजा के बारे में अच्छे अच्छे बातें लिखे हुए होते थे। कौन लिखता था, राजा के दरबार में रहने वाले पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग। ठीक है, और राजा खूब लिखवाता था अपने बारे में, लिखो बैठ के क्या करना है तुमको। और वो लोग लिखते थे क्यों, क्योंकि उन ज्ञानी लोगों को राजा भर भर के गिफ्ट रिवॉर्ड देता था। और ज़रा सोचो, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा पेमेंट दे रहा है, तो क्या उसके लिए आपको काम करने का मन नहीं करेगा, करेगा। तो इन लोगों ने भी खूब अच्छा अच्छा काम किया है, राजा के बारे में अच्छा अच्छा बातें लिखे हैं, तो राजा भी खुश होकर उसको खूब गिफ्ट दिया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। द ऑथर्स ऑफ तारीख वीआर लर्नेड मैन लाइक सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, poets and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance and emphasizing the importance of just rule। अब देखो ये जो तारीख होता है, तारीख का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट। ये जो तारीख लिखने वाले लोग थे वो लर्नेड मैन थे। लर्नेड मैन का मतलब हो गया काफ़ी पढ़े लिखे लोग। और वो पढ़े लिखे लोग उस समय पे कौन होते थे, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कॉर्टियर्स, ये सब अलग अलग पोस्ट है, ध्यान रखना। ये सब अलग अलग, जैसे राजा के दरबार में सेक्रेटरी का अलग पोस्ट हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटर का अलग पोस्ट हुआ करता था, पोएट आप जानते हैं जो कविता वगैरह लिखता है, कॉर्टियर्स का मतलब हो गया एक तरीके से जो कोर्ट का यानी कि राजा के दरबार का पूरा जिम्मेदारी संभालता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक राजा के दरबार में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो इन सभी ने मिलकर राजा के बारे में खूब लिखा है, बल्कि बढ़ा चढ़ा के लिखा है। तो ये हमारा एक लर्नेड मैन हो गया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना है, तारीख को लिखा किसने,
पढ़े लिखे लोगों ने लिखा, ठीक है। और ये सब बेसिकली लिखते उसमें क्या थे, ये लिखते थे कि राजा ने किसके ऊपर हमला किया, किस राज्य को जीता, है ना, ये सब लिखते थे ताकि आने वाला जनरेशन राजा के महानता के बारे में जान सके, पढ़ सके। और इतना ही नहीं, वो उसके बाद मतलब राजा को लोग एडवाइस भी करते थे कि राजा साहब आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे, यानी कि अकबर, आपने नाम सुना होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न। 9 रत्न का मतलब हुआ कि अकबर के दरबार में 9 ऐसे इंसान थे जो कि हर फील्ड में माहिर थे। एक इंसान म्यूजिक की फील्ड में माहिर है, एक इंसान आर्मी के फील्ड में माहिर है, एक इंसान पैसा का देख रेख करता है उसके अंदर वो पूरा माहिर है। मतलब कि 9 रत्न का मतलब होगा कि 9 आदमी 9 चीज़ में एक्सपर्ट होगा। तो हर राजा अपने यहाँ पे ना ऐसे ऐसे लोगों को रखता था जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते थे, क्योंकि उससे फ़ायदा किसका है, राजा का ही फ़ायदा है ना। चलिए, और इन सभी को बदले में क्या मिलता था, इन सभी को बदले में राजा से गिफ्ट मिलता था। तो तारीख समझ में आया क्या होता है। तो तारीख रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि पढ़े लिखे लोग लिखते थे, और पढ़े लिखे लोग ना राजा के दरबार में भड़ा पड़ा रहता था, क्योंकि राजा के बारे में लिखेगा कौन, पढ़ा लिखा ही लोग लिखेगा, है ना। तो ये इन लोगों का काम क्या था, राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात लिखना, राजा जो भी बड़े बड़े इवेंट किए हैं, किसी पे हमला करके उसको जीता है, उसके बारे में लिखना, है ना। और ये सभी लोग समय समय पर राजा को एडवाइस भी करते थे कि राजा साहब आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्योंकि देखो राजा क्या होता है, राजा मतलब उसको यदि ज्ञान नहीं भी होगा ना तो वो राजा है, उसको ज्ञान देने का काम किसका है, पढ़े लिखे लोगों का। आपको क्या लगता है कि राजा हर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, नहीं। तो उसको ज्ञान देगा फिर कौन, पढ़े लिखे लोग देंगे। तो पढ़े लिखे लोगों का यहाँ पे बहुत काम था। तो राजा के बारे में लिखना भी है, राजा को एडवाइस भी करना है, पूरा देख रेख भी करना है, सब कुछ। तो जब इतना सब कुछ संभाल रहा है ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग, तो राजा क्या करेगा, उसको पेमेंट ज़्यादा देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो आगे होता क्या है देखो, द ऑथर्स ऑफ द तारीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। तो राजा बोलता था कि यार तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारा ज़रूरत हमको बार बार पड़ता रहता है, तो तुम लोग ना हमारे महल के आसपास ही रहो, तुम लोग दूर मत रहो, क्योंकि यदि हमको ज़रूरत पड़ेगा तो तुम लोगों को आने में टाइम लगेगा, और जो कि हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। राजा को क्या चाहिए, टाइम पे फटाफट काम हो जाए, राजा को देरी पसंद नहीं होता है, ध्यान रखना। तो राजा बोले कि यार तुम लोग ना जो पढ़े लिखे इंसान जितने भी थे, बोले कि तुम लोगों का ज़रूरत हमको डेली पड़ता है, क्योंकि डेली हमको एडवाइस लेना है तुम लोगों से कि क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है, हमको अपने बारे में लिखवाना भी है। तो तुम लोग हमारे लिए बहुत खास इंसान हो, तो तुम लोग ना महल के आसपास ही रहना, महल के आसपास अपना डेरा बना लो, डेरा नहीं तो बोलो हम डेरा दिलवा देंगे, है ना, या फिर वहाँ भी नहीं तो महल में हम जगह दे देंगे, कहीं भी महल के आसपास उन लोगों को राजा रखने के लिए हमेशा चाहता था। और गांव में कुछ कुछ लोग रहते थे, लेकिन ज़्यादातर राजा चाहता था कि पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं, मतलब जो राजा के काम के लायक आदमी, वो हमेशा कहाँ रहे, राजा के आसपास रहे। शहर में राजा रखता था, दिल्ली में खास करके सोचो, ठीक है। आगे गांव में बहुत कम रहते थे लोग। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। तो ये लोग सुल्तान्स के बारे में नहीं कि राजा के बारे में खूब लिखता था बढ़ा चढ़ा के, और राजा को दिखाता था कि राजा साहब हमने आपके बारे में ये लिखा है, कैसा लग रहा है आपको। राजा बोलता था, यदि पसंद आ गया तो बोलता था हाँ बहुत बढ़िया है, इसको छपवा दो, अच्छे से इसको रखवा दो, ताकि आने वाला जनरेशन इसके बारे में पढ़ सके, जान सके। और राजा का मन खुश हुआ तो भर भर के गिफ्ट दे दिया, एकदम बॉक्स में भर के सोना चांदी दे दिया। उस समय पे बक्सा में भर के सोना चांदी देना कोई बड़ा बात नहीं था। उस समय पे राजा 100 बीघा 200 बीघा ऐसे ज़मीन दान कर देता था पढ़े लिखे इंसान को, क्योंकि उससे उसका काम हो रहा है भाई, है ना। आगे तो ये लोग बहुत राजा के बारे में लिखते थे। दिस ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। यहाँ पर 2 टर्म है आपके पास, पहला बर्थ राइट और दूसरा जेंडर डिस्टिंक्शन। यानी कि ये लोग ना राजा को एडवाइस करते थे बर्थ राइट को लेकर और जेंडर डिस्टिंक्शंस को लेकर। अब सवाल है कि सर ये दोनों क्या है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। पहले समझो बर्थ राइट क्या होता है। प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल
पीपल बिलीव दैट नोबल्स inherited their rights to govern because they were born in certain families। मतलब ये लोग ना राजा को एडवाइस करते थे कि राजा, मतलब ये पढ़े लिखे लोग राजा को हमेशा एडवाइस करते थे कि आपका रूल करने का अधिकार है, मतलब रूल करना आपके खून में है। होता है ना कि कोई कोई राजा थोड़ा सा शांत स्वभाव का होता है, तो ये लोग राजा को बोलते थे कि नहीं, यदि आप शांत तरीके से रूल करेंगे तो फिर आप राजा नहीं कहलाएंगे। राजा का मतलब क्या है, थोड़ा खूंखार होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा डैशिंग होना चाहिए। तो ये लोग राजा को समय समय पर याद दिलवाते थे कि रूल करना आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप राजा के घर में जन्म लिए हैं, तो आप खुद राजा हैं और ये आपसे कोई पद राजा का छीन नहीं सकता। ओवरऑल ये राजा को अपने बारे में, मतलब राजा के बारे में पावर, सिंपल, अच्छा आपने अच्छा पॉइंट बोला। ये लोग ना राजा को राजा के बारे में तो बताता ही था, राजा के पावर दिलवाते थे याद कि राजा साहब आप इतने महान, आपको खुद पता नहीं है। जैसे हम लोग रामायण में पढ़े थे ना कि हनुमान जी का कितना पावर था, लेकिन हनुमान जी को खुद अपने पावर का एहसास नहीं था। तो फिर उनको एहसास करवाया गया, फिर उनको पता चला कि हमारे पास इतना पावर है कि हम ये समुद्र नांग सकते हैं। एक बार छलांग मारा और सीधा श्रीलंका पहुंच गए, है ना। वही बात यहाँ पे है। तो ये लोग हमेशा राजा को ना ऐसा दिखा रहे हैं जिससे राजा खुश हो जाए और हमको गिफ्ट में कुछ कुछ मिलता रहे। तो राजा के बारे में अच्छा बात बोल देना, राजा के बारे में पावर, राजा का पावर बता देना कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं आप। तो राजा को लगता था कि यार हम इतना कुछ कर सकते हैं, हमको खुद पता नहीं था। तो राजा हो गया इम्प्रेस, बोला जाओ इधर गांव का जो 100 बीघा ज़मीन है वो तुम्हारा, मिल गया ज़मीन। तो इस तरीके से वहाँ पे होता था। तो बर्थ राइट समझना क्या है, तो ये लोग राजा के बर्थ राइट के बारे में बताता था कि आपका जन्म राजा के घर में हुआ है तो आप राजा हैं और आपका अधिकार ये सब हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। यानी कि आपका जो जन्म हुआ राजा के घर में तो आप राजा हैं बाय बर्थ। तो ये सब अधिकार याद दिलवाता था, ये पावर याद दिलवाता था ये पढ़े लिखे लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला हमारा है जेंडर डिस्टिंक्शंस। अब ये क्या है देखो, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन। यूजुअली दिस डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू वुमेन। अब होता क्या था, ये पढ़े लिखे लोग राजा को ये बोलते थे कि राजा साहब आप एक मेल हैं, मेन है, मेन पुरुष, और मेन यानी कि पुरुष हमेशा महान होता है एक महिला से। देखो यदि आज के ज़माने में आप बात करेंगे तो मेल फीमेल सब बराबर है, सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है। लेकिन उस समय पे यदि हम लोग बात करें तो ये लोग ना राजा को याद दिलवाता था कि आप पुरुष हैं, आप महिलाओं से महान हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए उस समय पे आप देखेंगे कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, किसी और से बात करने तक का इजाज़त नहीं था। तो ये बताते थे ताकि राजा ना अपने आप को महान समझे। कैसे महान समझेगा भाई, इनको पता होना, मतलब ये पढ़े लिखे लोग इनको बताते थे, ज्ञानी लोग बताते थे कि आप महिलाओं से बहुत ऊपर हैं, महिलाओं से बहुत ऊपर हैं। मतलब राजा के मन में क्या भाव आएगा कि हम बहुत महान हैं, महिलाएं हमसे नीचे हैं और पुरुष में हम क्या है, सबसे ऊपर हैं। ये होता है जेंडर डिस्टिंक्शन। जेंडर का मतलब हो गया सिंपल सा, मेल है तो पावरफुल होगा, महान होगा, सबसे ऊपर होगा। फीमेल है तो कमज़ोर होगा, दबा हुआ होगा, किसी काम का नहीं होगा, ऐसा उस समय पे लोग मानते थे। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, क्या रियल राजा इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचेगा? रियल राजा तो यार ये चाहेगा ना कि मेल फीमेल सबको बराबर मौका मिले, लेकिन ऐसा उस समय पे होता नहीं था। ठीक है, तो ये सब चीज़ ये लोग राजा को याद दिलवाते रहते थे। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये लोग राजा को हमेशा खुश करने के लिए कुछ कुछ अच्छा बात उसके बारे में बताते रहते थे कि राजा साहब आप ये हैं, वो हैं, आपको खुद पता नहीं है, लेकिन आपका ये पावर है, वो पावर आपको खुद पता नहीं है। तो राजा साहब खुश होते थे। तो राजा को खुश करने का जिम्मेदारी केवल और केवल इन सभी के पास था। ठीक है, मतलब राजा को खुश करने के लिए लोग जो कर सकते थे करते थे। अगला है देयर आइडियाज वेयर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। और इनका जो आइडिया होता था, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोगों के अंदर में कुछ आइडिया होता था, ये हर किसी से शेयर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि भाई ये एक राजा के लिए काम कर रहा है, यदि यही आइडिया दूसरे राजा को देंगे तो एक तरीके से क्या होगा, गद्दारी हो जाएगा। अब वैसी बात है, आप एक राजा के लिए काम कर रहे हैं
तो उस राजा के लिए आपको मरना मिटना जो करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक ही राजा के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नहीं तो ऐसा होता कि एक राजा के पास दिन में काम कर रहे हैं और दूसरे राजा के यहाँ पे रात में काम कर रहे हैं, दोनों तरफ से गिफ्ट मिल रहा है। नहीं, ऐसे क्या होता है पता है, ऐसे एक राजा का पूरा भेद दूसरे राजा को पता चल जाता है और दूसरा राजा हारने के कगार पे आ जाता है, और ये कभी भी राजा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए राजा साफ बोल देता था कि यहाँ के अलावा कहीं भी आपको काम नहीं करना है, बल्कि आपको जितना पैसा पेमेंट चाहिए वो सब मांगिए, हम आपको देंगे, लेकिन काम केवल आपको हमारे लिए ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा उस समय पे होता था। चलिए आगे बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। अच्छा, रजिया सुल्तान के बारे में डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि रजिया सुल्तान किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो टर्किश रूलर हैं उनमें रजिया सुल्तान कितने नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, टर्किश रूलर यहाँ पे 4 लिखा हुआ था। पहला टर्किश रूलर में पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, हम लोग कल पढ़ चुके थे। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद फिर रजिया, इसका पूरा नाम है रजिया सुल्तान, और ध्यान रहे एक महिला है, ठीक, बाकी सब पुरुष है। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो अब बताइए टर्किश रूलर में रजिया सुल्तान कब बनेगी, रजिया सुल्तान कब बनेगी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद। सिंपल कहानी समझ में आ गया। तो आइए अब हम लोग दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश हटेगा तो फिर राजा क्या कौन बनेगा, रजिया सुल्तान बन जाएगी, मतलब रजिया राजा बन जाएंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा रजिया के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि इनका पूरा नाम है रजिया, लेकिन हम लोग रजिया सुल्तान क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बन गई, बाद में राजा बन गई, सुल्तान बन गई। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश का मतलब उसी का बात कर रहा है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बात कर रहा है। तो इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान, मतलब कि जो रजिया है वो किसकी बेटी थी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ऑब्वियस ये बात है, बाप हटा तो कौन बना राजा, बेटी। ध्यान रखना, देखो यहाँ से ना, ये जो हमने आपको कल बताया था ये बहुत कुछ आपको बताता है। एक बार दोबारा आते हैं यहाँ पे हम लोग टर्किश रूलर में यदि आप ध्यान में दे रखेंगे तो आपको पता चलता है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश रूल करता है 1210 से लेकर 1236 तक। तो जैसे ही ये 1236 में हटता है वैसे ही शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो बेटी है रजिया वो 1236 में क्या बन जाती है, मतलब रानी बन जाती है, तरीके से सुल्तान बन जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, लेकिन संजोग से दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली ये मात्र 4 साल तक ही रूल कर पाती है। इसके पीछे कारण है, बताते हैं आपको क्यों। देखिए, आपको ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप बड़े लेवल पे आप हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, देखो आप ध्यान रखना, उस समय पे जितने भी राजा हुए हैं वो हटा है तो राजा कौन बना है, अधिकतर उनका बेटा बना है। मतलब कि यदि बाप राजा था तो वो हटा तो कौन बनेगा राजा, उसका बेटा बनेगा। ज़्यादातर जगहों पे यही हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा आपको। शमसुद्दीन इल्तुतमिश एक मेल है, एक पुरुष है, वो हटता है तो राजा बन जाती है उसकी बेटी, उसका बेटा भी था, ध्यान रखना है। तो बेटा को राजा क्यों नहीं बनाया गया, ध्यान से सुनिएगा, कहानी आपको समझ में आएगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था, लेकिन एक भी बेटा इसका काम के लायक नहीं था, सब एक से एक था। मतलब कि होता है ना, आप जनरली राजा किसको बनाते हैं, जो कि हर चीज़ को संभाल सके, जो कैपेबल होता है, जो लापरवाह नहीं होता है। मतलब राजा बना रहे भाई, ऐसा ये मामूली बात थोड़ी है। किसी जगह का आप किसी को राजा बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस इंसान के पास राजा बनने का गुण होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, उसका व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के किसी भी बेटे में वो लक्षण, वो गुण नहीं था।
तो फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश को लगा कि यार इतना बड़ा राज्य हम खड़ा किए हैं, हम राजा फिर बनाए तो बनाए किसको, क्योंकि यदि बेटों को सौंप दिए तो बेटा चौपट कर देगा, क्योंकि बेटा हमारा किसी काम का लायक नहीं है। तो उनको दिखा अपनी बेटी का नाम क्या, रजिया सुल्तान। उसका पूरा नाम केवल रजिया है, लेकिन बाद में सुल्तान हम लोग लगा देते हैं क्योंकि बाद में राजा बन गई थी। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को लगा कि यार इतना बड़ा साम्राज्य हमने खड़ा किया है दिल्ली में, तो हम यदि अपने बेटों को देंगे तो ये बर्बाद कर देगा, क्योंकि इसको राज्य चलाने के लिए आएगा नहीं, कोई बुद्धि नहीं है। तो इन्होंने अपने बेटी की तरफ देखा और वाकई में आप यकीन मानिए इनकी बेटी जो है रजिया, वो ज़्यादा कैपेबल, ज़्यादा होनहार है अपने सारे भाइयों से। तो इनको राजा, इनकी दिल्ली का जो महारानी है, किनको बना दिया गया, रजिया को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रजिया सुल्तान। तो बताइए क्या भाइयों को बुरा नहीं लगा होगा? सोचो, जल्दी सोचो। अरे लगा होगा भाई, हर भाई को लगेगा। हक राजा बनना किसका बनता है नियम के हिसाब से? भाई का, क्योंकि अभी तक जो भी हो रहा था पूरी जगह पे, बाप हटा बेटा राजा बना हर जगह पे। तो इसके बेटे को लग रहा था ना कि अरे मेरे पिताजी हटेंगे तो राजा तो हम ही बनेंगे, लेकिन मामला सारा पलट दिया उसके बाप ने। कैसे बनेगा राजा? नालायक, कोई बुद्धि नहीं है, बेटी को बना दिया। तो भाई में बड़ा गुस्सा, सब भाई आपस में एकदम गुस्से में है कि ये मेरी बहन कैसे बन सकती है। तो है बहन, लेकिन राजा बनने का मतलब समझ रहे हैं आप? बहन बाद में अब देखा जाएगा, बहन है अपने अलग है बहन, पहले तुमको राज्य चाहिए, है कि नहीं? तो जब इसको बनाया गया, यानी कि इसके पिताजी ने जब अपनी बेटी को बनाया वहाँ का राजा, तो भाइयों को थोड़ा सा तकलीफ तो हुआ। रजिया का जो भाई था उसको तकलीफ तो हुआ। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। इन 1236 सुल्तान, यानी कि शमसुद्दीन के बारे में बात कर रहा है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। तो अब बाप के बाद कौन राजा बन जाता है? उनकी बेटी बन जाती है 1236 में। ठीक है, अगला दी क्रॉनिकलर का मतलब समझते हैं क्या होता है? इतिहासकार, जो हिस्ट्री लिखते हैं। तो उस समय पे जो बहुत बड़े इतिहासकार थे उनका नाम था मिन्हाज अल सिराज। मिन्हाज अल सिराज, ये उस समय के बहुत बड़े इतिहासकार थे जो कि सारे इवेंट को लिखते थे कि कौन सा राजा क्या कर रहा है, किसको राजा बना रहा है। ये उस समय के बहुत बड़े राजा थे, सॉरी राजा नहीं, मैं मिस्टेक, बहुत बड़े क्या थे? हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, इतिहास वो लिखते थे। रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर कैपेबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। इन्होंने बोला है, मिन्हाज अल सिराज बहुत बड़े इतिहासकार थे उस समय के, उन्होंने बोला है कि रजिया जो है अपने सारे भाइयों से ज़्यादा कैपेबल, ज़्यादा होनहार थी, इसीलिए इनके पिताजी ने इसको दिल्ली का राजा, यानी कि दिल्ली का महारानी बना दिया। और सही बात यही है कि सही में रजिया ज़्यादा कैपेबल थी, रजिया ज़्यादा होनहार थे अपने सारे भाइयों से, इसीलिए दिल्ली का जिम्मेदारी किसको सौंप दिया गया? रजिया को सौंप दिया गया। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट गिविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन उसके जो भाई हैं, ही यहाँ पे किसके लिए है? उनके भाइयों के लिए है ना। लेकिन उसका भाई बिल्कुल खुश नहीं था, मतलब कि एक दिल्ली का एक लड़की दिल्ली को चलाए, ये उनके भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था। नॉर वेयर द नॉवेल्स हैप्पी एट द अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। और किसी भी राजा को नहीं, केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के भी छोटे मोटे जो राजा थे, किसी को भी पसंद नहीं था कि इतना बड़ा साम्राज्य कोई महिला चलाए, क्योंकि आज तक किसी भी महिला को इतना बड़ा राज्य चलाने का मौका नहीं मिला था, ये पहली बार ऐसा हुआ। तो हर जगह पे एक तरीके से हाहाकार मच गया। जरा आप इमेजिन करो, आप अभी तक महिलाओं को कभी सत्ता सौंपे नहीं है, महिलाओं को कभी आपने इतना बड़ा साम्राज्य चलाने का जिम्मेदारी दिया नहीं है, अचानक महिला को जिम्मेदारी मिल गई। रजिया को जब अचानक जिम्मेदारी मिला तो हर जगह पे बताओ तारीफ हुआ होगा या बदनामी हुआ होगा? बदनामी हुआ होगा। हालांकि होना चाहिए तारीफ, क्योंकि भाई यार पहली बार महिला को इतना बड़ा राज्य चलाने का मौका मिला, तारीफ होना चाहिए। आज के हिसाब से यदि देखें तो तारीफ होना चाहिए था,
लेकिन तारीफ हुआ नहीं, बुराई हुआ, क्योंकि उस समय पे महिलाओं का क्या इमेज था कि घर में रहेंगी, चौका बर्तन देखेंगी, पावर में कभी नहीं आएंगी वो। तो रजिया जब महारानी बनी दिल्ली का, तो किसी को ये चीज़ पसंद नहीं था। केवल एक चीज, एक आदमी को बस पसंद था, ये पता है किसको? बताओ। उसके पापा को, उसके फादर को, क्योंकि वही चाहते थे कि दिल्ली एक सुरक्षित हाथ में रहे, मेल फीमेल बाद में देखा जाएगा। यानी कि इसके पिताजी जो है लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किए, अच्छा बात है ये। लेकिन आगे आप किसी भी राजा को उठा के देखेंगे ना, कितना ही नालायक बेटा क्यों ना हो, उसको राजा बना दिया गया है। और राजा का केवल काम क्या होता है पता है? आराम से सब कुछ देखना, बस। सारा काम करेगा कौन? उसके मंत्री करेंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लीजिए एक राजा है, सपोज करो कोई भी राजा ले लो आप, उसका बेटा बड़ा नालायक है, लेकिन वो अपना राज्य अपने बेटे को ही देगा भाई, नालायक बेटे को ही देगा। तो बेटा नालायक है, राजा बन गया है, ठीक है, लेकिन सारा काम देख कौन रहा है? उसके मंत्री देख रहे हैं। यहाँ पे ना शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी यही कर सकता था। यानी कि जो रजिया के पापा हैं, रजिया के जो फादर हैं, ये कर सकते थे कि अपने नालायक बेटे को राजा दे देता दिल्ली, और वो चलाता कौन? फिर उसके मंत्री चलाते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कि दिल्ली का जो पावर है ऐसे हाथ में जाना चाहिए जो इसका सही हकदार है। और हकदार का मतलब है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो इन सब चीज़ों के बारे में, कैपेबल हो। और वो उसको किस में दिखा? रजिया में दिखा। होनहार वाला जो पन है वो किस में दिखा? रजिया में दिखा। तो ये रजिया मतलब महारानी बन गई दिल्ली के, ये किसी को भी पसंद नहीं था, उसके पिताजी के अलावा। पिताजी को बहुत पसंद था। खैर आगे बढ़ते हैं। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। और वही हुआ बाद में कि इसको 1240 में सिंहासन से हटा दिया जाता है, फोर्सफुली हटाया जाता है, और ये बेचारी हट जाती हैं। अब जब सोचो जरा, आप सारा साम्राज्य, सारा नियम, यहाँ तक का भाई आपके खिलाफ है, तो आप कितने दिन तक राजा बन के रह पाएंगे आप? है कि नहीं? यदि भाई ही आपका साथ नहीं दे रहा है, भाई को अलग बुखार चढ़ा हुआ है राजा बनने का, तो भाई आपका अलग विद्रोह कर रहा है आपका, तो भाई खुद नहीं चाहता है कि आप राजा बने रहें, तो विद्रोह किया गया, उसको हटा दिया गया 1240 में। इस तरीके से रजिया का ये कहानी था। याद रहेगा सबको? चलिए, यहाँ तक हम लोग आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे वो होगा फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कल। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।